Hello, my dear students. How are you all? I am Pavitra Bhag here to teach you biology. So today we are doing photosynthesis in higher plants. This is the chapter from class 11. Okay, this is the 13th chapter. Okay, so today we are going to discuss about photosynthesis in higher plants. तो फोटोसिंथेसिस है क्या बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस? ठीक है, फोटोसिंथेसिस का मीनिंग समझने से पहले कुछ बातें बताना चाहता हूं। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ठीक है, दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं उसके साथ साथ ह्यूमन भी जो फूड के लिए, अपना फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोला मैंने? ये जो प्लांट है, प्लांट फूड कहां से लाता है? ओके, प्लांट्स कहां से फूड लाते हैं? फूड लाते हैं कि फूड प्रोड्यूस करते हैं? जनरली प्लांट्स प्रोड्यूसेस फूड। ओके, प्लांट्स क्या करते हैं? जनरली फूड प्रोड्यूस करते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड बाय द प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस किसको बोलेंगे? जिस प्रोसेस में जो हमारा प्लांट है फूड प्रोड्यूस करता है, उसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। तो बेसिकली सिंपली क्या होता है हमारा जो फोटोसिंथेसिस? देखो, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एक प्लांट होगा, ठीक है, एक प्लांट होगा, क्या करेगा? सनलाइट से ये अपना जो सन से अपना सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, एटमॉस्फेयर से CO2 एंड रूट लेवल से H2O लेकर ये फूड बनाएगा प्लांट। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ये सिंपली मैंने बताया कि ऐसे फोटोसिंथेसिस होता है। तो हम उसके ऊपर डिपेंड क्यों होते हैं गाइस? ठीक है, हम उनके ऊपर डिपेंड क्यों होते हैं? क्योंकि हम खाना नहीं बना पाते हैं। बेसिक सा बात है, क्योंकि हम खाना बना नहीं पाते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, a physico-chemical process by which they use light energy to drive the synthesis of organic compounds। तो क्या कर रहे हैं प्लांट? जनरली लाइट एनर्जी को यूज करके फूड बना रहे हैं। दैट इज केमिकल कंपाउंड लिखा हुआ है यहाँ पे। जनरली ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, और ग्लूकोज इनमें जो प्रोड्यूस होता है वो प्लांट में स्टार्च के रूप में स्टोर होके रहता है। ओके, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्स होता है प्लांट में। ओके गाइस, तो व्हाई वी आर डिपेंडिंग ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड? फर्स्ट थिंग, वी कैन नॉट प्रोड्यूस फूड। हम लोग जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं फूड। तो प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर फूड इन ओन बॉडी, तो इसीलिए इनको ऑटोट्रोफ्स बोला जाता है, क्योंकि ये लाइट को यूज कर खाना अपने बॉडी में बना सकते हैं, इसीलिए इनको ऑटोट्रोफ्स बोला जाता है। बट एनिमल्स, प्लांट को छोड़कर सारा एनिमल्स क्या है? हेटेरोट्रोफ्स, क्योंकि ये खुद खाना नहीं बना पाते अपने बॉडी में एंड डिपेंड करते हैं दूसरे पर, किसी और प्लांट्स के ऊपर, इसीलिए इनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रोफ्स। सो वी आर ऑल हेटेरोट्रोफ्स। ओके, तो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट प्लांट, ओके, प्लांट को छोड़कर जितने भी एनिमल्स हैं सारा का सारा अपने फूड और एनर्जी के लिए किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और प्लांट्स फूड बनाने के लिए, फूड प्रोसेस बनाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? लाइट एनर्जी के ऊपर। तो लाइट एनर्जी के ऊपर प्लांट डिपेंड कर रहा है। ओके, प्लांट्स के ऊपर एनिमल्स डिपेंड कर रहे हैं।
ओके गाइज, तो अल्टीमेटली एनिमल्स जो है अपनी एनर्जी के लिए लाइट एनर्जी पर डिपेंडेंट है। तो दुनिया का जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं और दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है अपने एनर्जी के लिए, ठीक है, एनर्जी के लिए किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? सनलाइट के ऊपर। ओके, हमारे बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द लाइट एनर्जी। अगर लाइट एनर्जी नहीं होगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो खाना प्रोड्यूस नहीं होगा, और खाना प्रोड्यूस नहीं होगा तो हम खाना नहीं खा पाएंगे, और खाना नहीं खा पाएंगे तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगा, है कि नहीं? तो अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन द अर्थ डिपेंड अपॉन द सनलाइट फॉर एनर्जी। तो इस बात को मैं लिख देता हूं, ये पॉइंट को मैं ऐड करता हूं यहां पे। Let me write this point here. All living organisms or forms on the earth depend upon sunlight for energy। सही बात है। ओके, ये बात समझ में आ गया। देन अगर हम सारे के सारे जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं सनलाइट के ऊपर एनर्जी, सनलाइट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं हमारे एनर्जी के लिए, तो फोटोसिंथेसिस हो पा रहा है इसीलिए हम सनलाइट से हमारा एनर्जी ले पा रहे हैं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो क्या हमको एनर्जी मिलता? क्या नहीं। सो द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय डूइंग द फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ये भी एक पॉइंट लिख देता हूं। तो the use of energy, just a minute, थोड़ा ड्रा, from sunlight by doing photosynthesis is the basis of life on the earth, is the basis of life on the अर्थ। ओके, अर्थ में जो फोटोसिंथेसिस है वो बेसिस ऑफ लाइफ है। तो देखो इतना बातें समझ में आ गया। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता तो हमको एनर्जी नहीं मिलता। ओके, फूड नहीं मिलता तो हमको एनर्जी नहीं मिलता। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है गाइज, मैं हर एक टॉपिक का कुछ कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये क्वेश्चन सेट 1 है, क्वेश्चन सेट 1 है। आपको कमेंट में जब दोगे तो क्वेश्चन सेट 1 लिखना है, क्वेश्चन सेट 1 लिख के उसका नंबर 1 का आंसर क्या है, नंबर 2 का आंसर क्या है, ऐसे लिख के भेजना है मुझे। ओके, सारे स्टूडेंट को ये मैं टास्क दे रहा हूं। ओके, सो नंबर 1 क्या बोल रहा है? ऑन व्हिच एनर्जी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन? one is your electrical, another one is your chemical, another one is your light and none of the above। तो इसको क्या कैसे कमेंट सेक्शन में लिखना है? ऐसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन सेट 1 लिख, ऐसे 1 लिखकर जो भी ऑप्शन है आपका लिख देना है। आपका अगर ए ऑप्शन है तो ए लिखना है, बी है तो बी लिखना है, सी है तो सी लिख देना है। ठीक है, इसी तरह से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देन ये क्वेश्चन रह गया, एक क्वेश्चन, सनलाइट इज द बेसिस ऑफ लाइट ऑन द अर्थ, इट इज ट्रू और फॉल्स।
ये तुम लोग को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने से क्या फायदा होता है। पहला बात है, फोटोसिंथेसिस होने से हमको फूड मिलता है, ओके, बेसिकली ग्लूकोज मिलता है, ओके, ग्लूकोज जो कि स्टार्च फॉर्म में स्टोर होता है हमारा प्लांट में, ओके। नाउ इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, ऑल फूड ऑफ, इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ, ओके। अर्थ में तुम्हारे जितने भी फूड है, सारे फूड का सोर्स है तुम्हारा फोटोसिंथेसिस। अब बोलोगे चिकन क्या सर हमारा प्लांट बनाता है, ऐसे बोलोगे तो जो मान लो चिकन, ठीक है, चिकन क्या खाता है, प्लांट्स का कुछ चीजें खाता है कि नहीं, कि चिकन भी नॉनवेज खाता है ना। तो वो चिकन जो है वो भी प्लांट्स का कुछ खाता है, तो वो प्लांट्स में जो फूड था चिकन में ट्रांसफर हुआ, चिकन में जब ट्रांसफर हुआ वो फूड का न्यूट्रिशन, उसी में उसके बॉडी में मसल्स बना, प्रोटीन बना, कार्बोहाइड्रेट बना, फिर उसी चिकन को हम खाएंगे तो वही प्लांट सोर्स का एनर्जी हमारे पास आएगा। ठीक उसी तरह उसी हिसाब से देखा जाए तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स है, दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल food on the earth. Then second is, due to the photosynthesis green plant releases oxygen to the earth, okay, it is the most important thing, oxygen release होता है बच्चों photosynthesis के टाइम में, okay guys। so दो important चीज आ गया, okay। so now we have another question set, that is the questions set 2। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, इन दोनों का आंसर आपको करके कमेंट सेक्शन में भेजना है, ओके। So, how plant release oxygen and absorb कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, इसको मैं बताऊंगा कैसे प्लांट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, सॉरी ऑक्सीजन को हाँ रिलीज करता है एंड एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो लेट मी ड्रॉ दिस। मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट का ये लीफ है, ठीक है गाइस। तो ये प्लांट को मैं थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूं, ये लीफ है, लीफ के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, लीफ के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, जो कि मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा सेल बना रहा हूँ, बड़ा बड़ा सेल बना रहा हूँ, यू कैन सी हियर, ओके। तो ये प्लांट का जो सेल है, प्लांट का सेल को मेजोफिल सेल बोला जाता है, दीज आर नोन एज मेजोफिल सेल, ओके। प्लांट का सेल को हम क्या बोलेंगे, मेजोफिल सेल। तो प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है बच्चों, पहले बात मैं ये समझाना चाहता हूं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ज्यादातर रेस्पिरेशन में काम आता है, ओके। तो रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन में बेसिकली ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके एटीपी देता है, देन एटीपी से तुम्हारा एटीपी के साथ साथ CO2 प्रोड्यूस होता है, ठीक है गाइस। तो ये है प्लांट का रेस्पिरेशन, जनरली ह्यूमन बीइंग का भी रेस्पिरेशन यही है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मिलके एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, उसके साथ साथ वेस्ट मॉलिक्यूल दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे तुम लोग को डिटेली और बताना चाहूंगा कि तुम्हारा ये जो प्लांट है, प्लांट में ऑक्सीजन कैसे एब्जॉर्ब होता है, ऑक्सीजन कैसे रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे देखो, लेट मी मेक दिस, मान लो ये हमारा नहीं हो पाएगा गाइस, जस्ट अ मिनट,
ये है हमारा लीफ। ओके, ये है हमारा लीफ। लीफ के अंदर तुम्हारा मेसोफिल सेल है। मान लो ये हमारा मेसोफिल सेल है, एक ही बना रहा हूं। ओके गाइस, ये मान लो मेसोफिल सेल है। दिस इज मेसोफिल सेल। ओके गाइस, देन क्या होता है, ये जो यहाँ पे मेसोफिल सेल में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज को ब्रेक करने के बाद एक मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम है पायरूवेट। अब देखो ये पायरूवेट क्या है, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ाऊंगा आगे जाकर, बट अभी इतना याद रखो, ये जो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मिले, इन दोनों के बीच में ग्लूकोज ब्रेक हुआ। ओके, ग्लूकोज ब्रेक हुआ और हमको मिला पायरूवेट। ओके, पायरूवेट एक, अभी इतना याद रखो, पायरूवेट एक मॉलिक्यूल है जो कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन की वजह से मिला है। नाउ यहां पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है प्लांट सेल में। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये पायरूवेट एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, जब एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पे एक साइकिल प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, ऐसे साइक्लिक प्रोसेस होता है जिसको हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, जिसको हम बेसिकली क्रेब साइकिल बोलते हैं। लेट मी राइट इट डाउन। दिस इज क्रेब्स साइकिल। दिस इज क्रेब्स साइकिल। जब क्रेब्स साइकिल होता है बच्चों, यहां से एनर्जी प्रोड्यूस होने लग जाता है। यहां से क्या प्रोड्यूस होता है? क्रेब्स साइकिल से एनर्जी प्रोड्यूस होता है और माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होने लगता है। एटीपी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एटीपी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम लोग जानते हैं ये बात। ठीक है, ये एटीपी ऐसे रिलीज करता है माइटोकॉन्ड्रिया से क्रेब्स साइकिल के होने की वजह से। देन एटीपी के साथ साथ यहाँ पे कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। एटीपी के साथ साथ कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। एंड देन प्लांट में और एक चीज होता है बच्चों जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। व्हिच नेम इज क्लोरोप्लास्ट। इसका नाम क्या है? chloroplast. Now this CO2 enter into the chloroplast and chloroplast, यहाँ पे जो वाटर होगा, वाटर के साथ क्लोरोप्लास्ट रिएक्ट करके ग्लूकोज देता है। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। ओके, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या है? ये है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। उसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस करता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ओके गाइस, क्या प्रोड्यूस करेगा? ऑक्सीजन। सो नाउ दिस ऑक्सीजन फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट दैट रिलीज आउट टू द एनवायरमेंट फ्रॉम द लीफ। कैसे रिलीज होगा? यहाँ पे लीफ के सरफेस में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको आप लोग जानते हो, इसका नाम है बच्चों, इसका नाम है स्टोमाटा। ओके, द नेम ऑफ दिस इज स्टोमाटा। स्टोमाटा के थ्रू से ऑक्सीजन जो है रिलीज हो जाता है आउटसाइड द लीफ टू द एनवायरमेंट। एंड एनवायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ओके, एनवायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इनटू द क्लोरोप्लास्ट एंड हेल्प इन द
फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ओके गाइस, अब देखो यहां पे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, कहां पे, ये देखो, ये तुम्हारा जो क्लोरोप्लास्ट में ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में से बहुत सारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, जिसमें से कुछ ऑक्सीजन बाहर चला जा रहा है और कुछ ऑक्सीजन जाकर तुम्हारा ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा है। तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर पायरुवेट दे रहा है, पायरुवेट तुम्हारा क्रेब्स साइकिल में एंटर कर रहा है, क्रेब्स साइकिल में से एटीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर तुम्हारा एंटर कर रहा है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर के साथ मिक्स होकर ग्लूकोज दे रहे हैं, ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, जो जिस ऑक्सीजन में से कुछ पार्ट तुम्हारा आउटर एनवायरनमेंट में चले जा रहे हैं और कुछ ऑक्सीजन जो कि तुम्हारा फिर से ग्लूकोज के पास चले जा रहा है ब्रेक डाउन करने के लिए, एंड बाहर में एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज एंटरिंग इनटू द plant cell through the stomata. Okay, this is how plant absorb the carbon dioxide and release the oxygen. I hope ये प्रोसेस आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है गाइस, तो आगे चलता हूं। सो नाउ देयर आर सम क्वेश्चन, ये भी तुम लोगों को, ये क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन में क्यों बार बार बोल रहा हूं, मतलब आंसर करने के लिए, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे एक्टिव हैं मेरे क्लासेस में, मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर। देन आई वांट टू टीच यू अबाउट द क्लोरोप्लास्ट नाउ, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट अगर नहीं जान पाओगे बच्चों तो आप लोगों का फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। सो यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द chloroplast and you have to learn on the structure of the chloroplast. Okay guys, so let's start with the structure of chloroplast. So chloroplast basically कुछ इस तरह सा स्ट्रक्चर होता है जो कि टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दो लेयर का स्ट्रक्चर है। इसका दो लेयर होता है, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर। जस्ट लेट मी मेक दिस वन सेकेंड। इसी तरीके से दो लेयर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। लेट मी मेक दिस। Okay, so this is outer membrane, okay guys, this is outer membrane, this is inner membrane, this is inner membrane. Okay, so इसके अंदर, ठीक है, हमारा जो ये क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कुछ ऐसे कॉइन जैसे स्ट्रक्चर होता है, कॉइन लाइक एक स्ट्रक्चर होता है। ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम थाइलाकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थाइलाकॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, थाइलाकॉइड को इंपॉर्टेंट के हिसाब से याद रखना होगा आपको। तो थाइलाकॉइड होता है, इसी तरह का थाइलाकॉइड बहुत सारा ऐसे प्रेजेंट होता है। इसके ऐसे सैक स्टक होके ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे बहुत सारे थाइलाकॉइड प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेनम। ओके, ये ग्रेनम यहाँ पे बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, ऐसे बहुत सारे ऐसे ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं। ये ग्रेनम है, ओके, यहाँ पे एक ग्रेनम होगा, बहुत सारे ऐसे ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं। सो ग्रेनम इज द सिंगुलर एंड ग्राना इज द प्लूरल। तो बहुत सारे ग्रेनम को मिलकर हम प्लूरल के हिसाब से ग्राना बोलेंगे। ठीक है ना, वो यहाँ पे भी होगा तो हमारा प्यारा प्यारा छोटा छोटा कॉइन स्टैक, जिसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेनम बोलेंगे। तो ये ग्रेनम भी एक दूसरे से तुम्हारा कनेक्टेड होते हैं। ग्रेनम तुम्हारा एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होते हैं, इसी तरह से। ठीक है, इसी तरह से कनेक्टेड होते हैं ग्रेनम। ये जो कनेक्टेड है,
इसी तरह से ऐसे कनेक्टेड होंगे। जो ये कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है गाइस, ओके, जो ये कनेक्ट कर रहा है, जैसे मैंने गाइस मिट जा रहा है, ओके, ये जो कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है जो कि ग्रेनम को कनेक्ट कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेला। क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रोमा लैमेला। दिस इज नोन एज स्ट्रोमा लैमेला, ओके। एंड क्लोरोप्लास्ट का ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स को हम स्ट्रोमा बोलते हैं, ओके। दिस इज नोन एज स्ट्रोमा। ये जो खाली स्पेस जितना दिख रहा है, ये खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। नाउ और क्या है? इसके अंदर डीएनए होता है बच्चों, ओके, अपना खुद का डीएनए होता है। दिस इज डीएनए, ओके। नाउ यहां पे कुछ राइबोसोम्स पड़े होते हैं, कुछ राइबोसोम्स पड़े होते हैं। तो ये जो राइबोसोम्स है बेसिकली 70S राइबोसोम होते हैं, 70S राइबोसोम। अब देखो बच्चों, ये तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट तुम्हारा यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होने के बाद भी 70S राइबोसोम कैसे हुआ? 80S राइबोसोम क्यों नहीं है? इसका आंसर तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हुआ है द ribosome of chloroplast is 70S. Once again, I am asking the question, why the ribosome is 70S in chloroplast of the plant? ये तुम लोग को बताना है, ठीक है बच्चों। अब देखो और कुछ चीजें बताता हूं, ठीक है। कुछ क्लोरोफिल सुने होंगे। क्लोरोफिल तुम्हारा ये जो थाइलाकोइड्स है, थाइलाकोइड्स के अंदर ऐसे प्रेजेंट होते हैं तुम्हारा, ऐसे भर भर के तुम्हारा क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं तुम्हारा ग्रैनम और थाइलाकोइड में। सो दीज आर द क्लोरोफिल। ब्लैक कलर में बना रहा हूं, हालांकि ये तुम्हारा ग्रीन कलर में होते हैं, तो क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है? बेसिकली ये ट्रैप द लाइट को ट्रैप करता है, ओके, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ओके, लाइट ट्रैप में हेल्प करता है, लाइट ट्रैपिंग में हेल्प करता है। देन ये तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं तुम लोग को आगे जाकर बताऊंगा। सो अभी इतना जान लो, फिर आगे चलते हैं, ओके। सो नाउ वी हैव सम क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, तुम लोगों को करना होगा ये क्वेश्चन सेट नंबर 4। नंबर 1, क्लोरोप्लास्ट इज 3 लेयर ऑर्गेनेल्स, ट्रू और फॉल्स। ऐसे कुछ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है यहाँ पे? 5 क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन को आपको आंसर करना होगा, ओके। मैं दिखा देता हूं सारा क्वेश्चन ताकि आप लोग अच्छे से कर पाओ। सो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप लोग पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट कम टू द टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। कितने तरह का फोटोसिंथेसिस है गाइस? मैं आज तुम लोगों को बेसिकली क्या कर रहा हूं, ओवरव्यू दे रहा हूं इस चैप्टर का, ठीक है। ये चैप्टर का मैं तुम लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूं, और बाकी नेक्स्ट क्लासेस में जो करेंगे इनके डिटेल्स में करेंगे। तो आज थोड़ा थोड़ा मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। अब देखो types of photosynthesis. Generally there are 2 type of photosynthesis. One your light reaction, another one your dark reaction, okay, ठीक है। light reaction, another one is dark reaction, okay। लाइट रिएक्शन जो है तुम्हारा, ये लाइट में होता है, मतलब दिन में, डे टाइम में, ओके। एंड जनरली ऑकर्स इन, कहां पे होता है? ऑकर्स इन ग्राना एंड समटाइम्स स्ट्रोमा लामेला। देखो ये जो बात बता रहा हूं मैं, ये आपको याद करना होगा।
कहाँ पे तुम्हारा पूछ देता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगा, ये पूछ देता है। तो यू हैव टू मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स। सो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, अकर्स इन ग्राना एंड स्ट्रोमा लामेला। ये फिर तुम्हारा स्ट्रोमा लामेला, देखो कितना गलत लिख दिया हूं मैं, एक मिनट इरेज करता हूं गाइस। ओके, ग्राना एंड स्ट्रोमा लामेला। ओके, एंड डार्क रिएक्शन कहां पे होता है, डार्क रिएक्शन तुम्हारा जनरली स्ट्रोमा में ही होता है। ओके, ओनली स्ट्रोमा में होता है। इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है। फिर मैं बताता हूं कैसे होता है यहाँ पे तुम्हारा लाइट रिएक्शन कैसे होता है एंड डार्क रिएक्शन कैसे होता है। मैं जस्ट ओवरव्यू दूंगा कैसे सिंपली। मैं देखो फोटोसिंथेसिस में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमको धीरे धीरे समझना होगा, जिसके बारे में हमको चैप्टर में धीरे धीरे एंटर करेंगे। तो यू हैव टू बी पेशेंट एंड वॉच द वीडियो एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्लियरली, धीरे धीरे, और जो भी डाउट्स है तुम लोग पूछा करो, ठीक है। नाउ लेट मी मेक ए डायग्राम। ओके, मान लो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, सपोज दिस इज आवर, जस्ट मेरा गलत हो गया, ये इधर उधर हो जाता है बच्चों। ओके, so this is the chloroplast. Okay, now we have the chloroplast structure. क्लोरोप्लास्ट में कैसे लाइट एंड डार्क रिएक्शन होता है मैं वही बताऊंगा अभी तुम लोगों को, ठीक है। हम लोग जानते हैं यहाँ पे थाइलाकॉइड होता है। ओके, थाइलाकॉइड मतलब ग्राना, थाइलाकॉइड का बेस मतलब स्टक होता है, स्टक को हम क्या बोलते हैं, ग्राना बोलते हैं, और ग्राइनम बोलते हैं, सिंगुलर है तो ग्राइनम बोलते हैं। ओके, ये हमारा ग्राइनम है। ये देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड के अंदर पिगमेंट्स होते हैं। इस पिगमेंट को क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट बोलते हैं। जनरली यहाँ पे क्लोरोफिल होता है। ओके गाइस, क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल क्या करेगा, हमारा सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। यहां से जो सनलाइट आएगा, इसी सनलाइट को ऐसे ये एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन, क्लोरोफिल। जब सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे जादू होगा, ठीक है। कोई मिल गया, देखे होगे जादू कैसे करता है, धूप को लेकर वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो क्या करेगा क्लोरोफिल भी उसी तरह से, क्लोरोफिल भी क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करके यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस करेगा। एटीपी एक एनर्जी फॉर्म है एंड NADPH फॉर्म करेगा। NADPH क्या है मैं आगे जाकर बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। NADPH का फुल फॉर्म बता देता हूं, निकोटिनामाइड एरेनाइन डाइफॉस्फेट। ओके, तो ये है तुम्हारा NADPH। ओके, NADPH भी एक एनर्जी फॉर्म ही है, मैं आगे जाकर इसके बारे में डिटेल बताने वाला हूं। ये अभी ओवरव्यू कर रहा हूं तो अभी नहीं बता रहा हूं। तो ये जो पहला क्या हुआ, सनलाइट से क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब किया, लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद ये एटीपी एंड NADPH प्रोड्यूस किया। एटीपी मतलब यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट है एंड तुम्हारा यहाँ पे NADPH में एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है लास्ट में। ओके, इतना समझ जाओ। तो एटीपी में, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका मतलब 3 फॉस्फेट यहाँ पे है। और NADPH में ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है एक्स्ट्रा, इतना याद रखो अभी के लिए। देन क्या होगा, इसके साथ साथ जब एटीपी एंड NADPH रिलीज होता है, यहां से तुम्हारा जो हमारा रेस्पिरेशन में जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से यहाँ पे तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर रिएक्ट करेगा। वाटर कहां से आता है, वाटर तुम्हारा रूट से आएगा, ऑब्वियस सी बात है। प्लांट को वाटर कहां से आता है, रूट से आता है, रूट से वाटर आएगा। देन इन दोनों के कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर
के बीच में रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन को हेल्प करेंगे कौन कौन? एटीपी एंड NADPH। एटीपी जब यहाँ पे हेल्प करेगा, एटीपी से एक फॉस्फेट रिलीज होकर यहाँ पे यूज हो जाएगा और क्या रिलीज होगा यहाँ पे? ADP। ओके, एटीपी का एक फॉस्फेट रिलीज हो जाकर क्या बनेगा यहाँ पे? ADP। एंड NADPH का एक हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हो जाएगा और क्या बन जाएगा? ये NADP। ठीक है, अब NADP बनने के बाद ये रिएक्शन जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के जो रिएक्शन है वो कंक्लूड होकर हमको मिलेगा ग्लूकोज, जो कि जिसका केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 प्लस उसके साथ साथ हमें मिल जाएगा ऑक्सीजन। नाउ दिस ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम द लिप थ्रू द स्ट्रोमा टू आउटसाइड ऑफ द लिप, दैट इज इनटू द एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएगा। ओके गाइस, तो फिर ये जो ADP रिलीज हुआ है, ADP फिर से तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा ग्राना में और तुम्हारा लाइट रिएक्शन में यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दो फेज दिखाया है। देखो यहाँ पे जनरली ये रिएक्शन में, इस रिएक्शन में सनलाइट यूज हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? लाइट रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? लाइट रिएक्शन। ओके, दिस इज नोन एज लाइट रिएक्शन। एंड ये यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? लाइट का यूज नहीं हो रहा है, बट ये डिपेंड कर रहा है लाइट रिएक्शन में, बट यहाँ पे लाइट यूज नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? डार्क रिएक्शन बोलेंगे। ज्यादातर बच्चों क्या होते हैं, लाइट रिएक्शन का मतलब लाइट में होना बोलते हैं, डे में जो रिएक्शन हो रहा है उसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि डार्क रिएक्शन का मतलब जो है नाइट में हो रहा होगा रिएक्शन, इसलिए डार्क रिएक्शन बोलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, डार्क रिएक्शन कभी भी मत सोचना कि ये नाइट में होता है, नाइट में नहीं होता है बच्चों, डार्क रिएक्शन नाइट में नहीं होता, वो मैं लिखा दूंगा अभी। ओके, तो इसको मैं और एक बार समझा देता हूं। देखो यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, सॉरी जो थाइलाकॉइड है, ये सब क्या है? थाइलाकॉइड, ये ग्रानम, टोटल को ग्रानम बोलते हैं। तो ये ग्रानम में हर एक थाइलाकॉइड में क्लोरोफिल भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या है? दे एब्जॉर्ब सनलाइट, दे एब्जॉर्ब सनलाइट। जब सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, यहाँ पे से ATP रिलीज होता है, NADPH रिलीज होता है। ATP क्या करते हैं? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है, इन दोनों का रिएक्शन को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करते हैं। जब ATP यहाँ पे ये रिएक्शन में यूज होता है तो ATP ब्रेक डाउन होकर ADP बन जाता है, एंड NADPH जब यहाँ पे रिएक्शन में हेल्प करता है तो ये ब्रेक डाउन होकर NADP बन जाता है। नाउ दिस ATP एंड NADP कम इनटू द ग्रानम एंड फिर से ये रीयूज हो जाएंगे, फिर से ये ATP प्रोड्यूस होंगे एंड NADPH बन जाएंगे। फिर यहाँ पे देखो ये जो रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं हमको? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, एंड ये जो ऑक्सीजन है जनरली बाहर चले जा रहा है, ठीक है, और ये प्रोसेस को हम डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें बताऊंगा मैं तुम लोगों को। तो ये जो डार्क रिएक्शन है, ठीक है गाइज, डार्क रिएक्शन इज नॉट ऑकर्स इन नाइट, डार्क रिएक्शन डज नॉट ऑकर्स इन नाइट। यहाँ पे लिख देता हूं, डार्क रिएक्शन does not occurs in night। पहला बात आप लोग को याद रखना होगा। सेकेंड थिंग, डार्क रिएक्शन जो है डिपेंडेंट है। ओके, डिपेंडेंट है किसके ऊपर? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? डार्क रिएक्शन तुम्हारा लाइट रिएक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, बट नाइट में नहीं होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट में डिपेंडेंट है। ओके, ये अगर समझ में नहीं आया होगा बच्चों, कोई बात नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जितना चीजें मैं बता रहा हूं बस उतना याद रखना है आपको। मैं हर एक चीज को और डिटेली पढ़ाने वाला हूं। ओके, तो कोई वरीड होने वाला बात नहीं है यहाँ पे। हमको सब आएगा, हम सब कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो चलो नेक्स्ट में।
तो नेक्स्ट है क्वेश्चन सेट नंबर 5। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक क्वेश्चन होगा। ओके, यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैंने दिया है, तो ये 10 ही क्वेश्चन का आंसर आपको लिखकर भेजना है कमेंट सेक्शन में। ओके गाइज, नाउ ओके सो और भी यहाँ पे क्वेश्चन सेट 6 है और एक सेट है जहाँ पे कुछ क्वेश्चन है 1 2 3 और क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। नहीं, 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके, तो इतना क्वेश्चन आपको करके भेजना है मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही करेंगे। कल से हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी लॉकडाउन में पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को लगता है कि ये हेल्पफुल हो पाएगा तो बहुत सारे बच्चे को 11th 12th के बच्चे को जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको फॉरवर्ड कर देना, ताकि उनका भी कोई हेल्प हो जाए। एंड इफ यू गाइज like to have the notes, then you can follow me on Insta and DM on the Instagram ID में आप लोग मुझे DM कर सकते हो एंड टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का मैं जो टेलीग्राम में जुड़ सकते हो मेरे, मैं इसमें तुम्हारा नोटिफिकेशन दे देता हूँ कौन कौन सी क्लासेस का। देन यू कैन ज्वाइन मी ऑन फेसबुक ग्रुप, वहां पे तुम लोग देखने को मिल जाएगा आप लोगों को बायोलॉजिकल पोस्ट। यहाँ पे इंस्टाग्राम में भी आपको बायोलॉजिकल फोटोज एंड कुछ वीडियोज, शॉर्ट वीडियोज मिल जाएगा देखने के लिए। एंड फेसबुक पेजेस में आपको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, नोट्स अगर चाहिए तो आप इंस्टाग्राम आईडी में ज्वाइन कर लो, फॉलो कर लो एंड वहां पे मुझे DM कर दो, ताकि मैं तुम लोग को इसका नोट्स जो है प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।